आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी आज बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा में हूं और इस समय लोकसभा चुनाव सरगर्मी पकड़े हुए हैं और आपने देखा होगा चाय वाला प्रधानमंत्री। तो आज हम चाय के अड्डे पर ही हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दुकान डिवाई की फेमस दुकान है, अड्डा चाय के नाम से मशहूर है। आज हम यहाँ पर युवाओं के बीच चर्चा करेंगे और जानेंगे युवाओं का चुनाव को लेकर क्या रुख है। तो इसी प्रकार से अभी हम आप देख रहे हैं चाय के अड्डे पर हैं और युवाओं से हम काफी सवाल और उनके जवाब लेने वाले हैं। तो आगे देखते रहिएगा। समय है 11 बजे और इस समय हम चाय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं चाय के अड्डे पर। आपने देखा होगा कम से कम 4 से 5 लोग मेरे साथ हैं और लोकसभा चुनाव जो कि अपनी सरगर्मी पकड़ चुका है और बुलंदशहर में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। लोग मतदान करने जाएंगे और मतदान से पूर्व हम जानते हैं आज के युवा की राय कि आखिरकार वो किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। तो मेरे साथ जो बैठे हैं इनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका। सचिन राज। सचिन जी, लोकसभा का चुनाव इस समय नजदीक है। 26 अप्रैल को आप सभी मतदान करने भी जाएंगे। जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपके मन में क्या क्या चल रहा होगा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए, और दूसरा सवाल कि 2024 में क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री के पद पर आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? बिकॉज वो कैपेबल है, एक प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी है उनके अंदर। अच्छा, कैपेबिलिटी की जब बात आ जाती है तो बहुत से बड़े बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी से भी राहुल गांधी जो कि कर्नाटक की वायनाड सीट से उम्मीदवारी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं चुनाव। तो आपके मन में 1% भी ये ख्याल नहीं आता कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? नहीं, राहुल गांधी एक छोटे स्तर के नेता हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं मानता कि वो कैपेबल है एक पीएम बनने के। अच्छा, एक प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? एक लीडरशिप होनी चाहिए अच्छी। एटलीस्ट जो तुम्हारी मैनेजमेंट के लोग हैं, जो तुम्हारी लीडरशिप के लोग हैं, वो आप में फेथ करें। एक स्ट्रांग बॉन्ड हो तुम्हारी टीम के अंदर। अगर आपके लोग ही आपके अंदर फेथ नहीं करते तो प्रधानमंत्री बनने की या फिर किसी भी पोजीशन पर जाने की भूल जाइए। एक अच्छा मैनेजमेंट और एक लीडरशिप सबसे ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि बुलंदशहर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी। उस समय हमने देखा था कि काफी भीड़ उनके साथ आई थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी में लोगों की फेथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी इतनी भीड़ थी, देखने में ही लग रहा था कि कोई भी आम व्यक्ति उनके पास तो जा ही नहीं सकता। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जनता की फेथ राहुल गांधी में नहीं है? देखिए, ये लोगों की अपनी अपनी विचारधारा पर डिपेंड करता है। अगर किस बहुमूल्य क्षेत्र में जो रैली निकाली जा रही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज है, वहाँ पे अगर कोई बीजेपी नेता या फिर कोई भी एनडीए का कोई भी रैली निकलती है, वहाँ पे उन्हें बहुत कम लोग मिलेंगे। अगर वही सेम अगर जहाँ पे वो बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा जनता आएगी। तो जनता तो आनी ही है, कोई भी आ जाए, समझ रहे हो? तो ये सेम कंडीशन है। अदरवाइज रैलीज हैं, लोग खरीदे भी जाते हैं, पैसे दे के भी आते हैं, लोगों को पता नहीं होता। कुछ लोग इसी वजह से आते हैं राहुल गांधी को देखेंगे। तो राहुल गांधी जी भी अच्छे नेता हैं, नो डाउट, लेकिन अभी पीएम बनने के कैपेबल नहीं समझते हम। अच्छा, बात आती है कि हमने देखा था इस समय एक ट्रेंड चल रहा है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी डिक्टेटरशिप की। आपको लगता है कि देश में तानाशाही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ध्रुव राठी जी वीडियो प्रॉपरली डाल पा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मीडिया को आवाज को दबाया जा रहा है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इंडिया में, देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर डिक्टेटरशिप की तरफ अगर देश बढ़ रहा है तो वो कैसे वीडियो डाल पा रहे हैं, कैसे अपनी आवाज उठा पा रहे हैं? उनकी आवाज को तो बिल्कुल ही दबाया जा रहा। इन केस बहुत सारे ऐसे भी हैं, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी को मानने वाले या फिर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले भी, वो भी खुलेआम गालियां बकते हैं और बहुत अभद्र भाषा का यूज करते हैं। वो पब्लिकली बोल पा रहे हैं। अगर डिक्टेटरशिप है तो क्यों ये सब सारे लोग जेल में नहीं है और इनका कंटेंट बंद नहीं हो जाता?
ये ध्रुव राठी की बात आती है तो लगता है आपको क्या लगता है, ध्रुव राठी कौन है? हु इज ध्रुव राठी? एक यूट्यूबर, एक जर्नलिस्ट, या फिर एक ओपिनियन देने वाला व्यक्ति, या कोई पार्टी का ऐसा व्यक्ति जिसे एक पार्टी फंड देती हो और वो अपने फंड मिलने के अनुसार ही काम करते हो? देखिए, मैं ध्रुव राठी जी को जो मानता हूँ वो एक मैनिपुलेटर है, बहुत अच्छे मैनिपुलेटर हैं। शायद उन्हें थोड़ी एजुकेशन की कमी है, जहाँ वो डील कर देते हैं, वो फैक्ट्स बताते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉपर रिसर्च करने में रह जाते हैं। जो एक देश का तबका है जो रिसर्च नहीं करता, उनके आधे अधूरे आर्टिकल पढ़ के उसे सच मान लेता है। कुछ कमी उन लोगों की भी है, लेकिन वो स्पॉन्सर्ड है आम आदमी पार्टी से और उसी पे बात करते हैं वो। अच्छा, जब बात आती है डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की, तो जो विपक्षी पार्टी हैं, मोदी जी की, बीजेपी की, वो ये आरोप लगाती हैं कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये सभी बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू चल रही हैं, केंद्र सरकार के थ्रू चल रही हैं। तो आपको लगता है कि ये तानाशाही है कि अपने अंडर किसी भी जांच एजेंसी से काम करवाना? तो लगता है कि ये बात सत्य है जो विपक्ष आरोप लगाता है? देखिए, केजरीवाल साहब को जो ईडी ने उठाया, वो ऑलरेडी उनकी जो कॉल करी गई थी उनके पास, उनको बुलाया गया था, पहले 7-8 बार बुलाया जा चुका था, वो पेश नहीं हुए। अब मजबूरी में वो उठाए जा रहे हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? अगर वो प्रॉपर हियरिंग पे टाइम से पहुंचते तो शायद ये कंडीशन नहीं होती। अगर आप गलत नहीं हो तो आप टाइम से पहुंचो, कहीं ना कहीं आप गलत हो, इसी वजह से आप अपने आप को पेश नहीं कर रहे। अच्छा, जैसे बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिस पर ध्रुव राठी से लेके हर यूट्यूबर ने जो फैक्ट पेश करता है अपने चैनल के माध्यम से, उसने प्रत्येक वीडियो बनाई है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि हाँ, बीजेपी ने घोटाला किया है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसे साबित नहीं किया है, केवल रिपोर्ट्स देने को कहा है। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी है और उसके साथ की एनडीए में जो पार्टीज हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ घोटाला किया होगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का ये एक सिस्टम है। अभी यहाँ पे जो लिस्ट निकल के आई है, जो एसबीआई ने निकाल के दी है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, वहाँ पे 6,000 करोड़ कुछ रुपए का बीजेपी पे एक वो आया है एलिगेशन की इतना पैसा इन्हें मिला है। लेकिन आप देखोगे कि उनकी सरकार कितने स्टेट्स में है, समझ रहे हो? अभी थर्ड पे है 12-13 करोड़ रुपए का उन्होंने स्कैम किया है टीएमसी ने। उनकी जो सरकार है वो एक राज्य में है। अगर रेशियो निकाल के देखोगे बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, उनका फिर 6,000 करोड़ तो कहीं नहीं रह जाता। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सदी का सबसे बड़ा स्कैम है, आज तक की लोकतंत्र का, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन शायद उन्होंने कभी कोयला स्कैम, सत्यम स्कैम और आपका 2G स्कैम के बारे में नहीं सुना होगा। शायद वो अभी नए राजनीति में आए हैं। अच्छा, जैसे आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, कहीं जनता ये आरोप ना लगा दे कि आप अंधभक्त हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अंधभक्त एंड देशभक्त? क्या कहना चाहते हैं आप? अंधभक्त और देशभक्त में कितना अंतर है? देखिए, अब मैं बताता हूँ। अगर ध्रुव राठी जी जैसे लोग एक प्रॉपर एक तबके को टारगेट कर रहे हैं और केजरीवाल जी की अरेस्टिंग उन्हें इलीगल दिखाई देती है, लेकिन उनका लिक्वर स्कैम उन्हें सही दिखाई नहीं देता और उस पर उनकी एक वीडियो नहीं आती, तो सबसे बड़े अनबक तो वो है। अगर तुम निष्पक्ष हो, सब कुछ है, तो फिर क्यों वीडियो नहीं आती लिक्वर स्कैम के ऊपर? चीज़ें चारों तरफ से हाईलाइट की जानी चाहिए। और बात रही अनबक बोलने की, आज का कंडीशन ये हो गई है कि एक टेक्निकल गुरुजी यूट्यूबर है, उन्होंने एक वीडियो डाली थी अभी 2-3 दिन हो गए। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे पेरिस में आईफिल टावर के ऊपर वो यूपीआई की पेमेंट कर पा रहे हैं और उन्हें प्राउड हो रहा था कि मैं अपने देश का यूपीआई सिस्टम पेरिस में यूज़ कर पा रहा हूँ, उसके थ्रू पे कर पा रहा हूँ, और जो कि यूएई और पेरिस वगैरह काफ़ी सारी कंट्रीज में फैल गया था, प्रमोट हुआ था। अब उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखते हो तो उसके नीचे लिखा होता है अंधभक्त। मतलब अपने देश की तारीफ करना या फिर राष्ट्रवादी होना अगर अंधभक्ति है, ये तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। अच्छा, ये सब बातें हो गई चुनाव को लेकर। अब बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। आप जिस जिले में रहते हैं वहाँ एजुकेशन, मैंने देखा कि यहाँ पर अलीगढ़ पास में है, वहाँ 2-2 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन
बुलंदशहर में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। जो आपका क्षेत्र है डिवाई, वहाँ भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। और 10 साल एक प्रत्याशी जिसको दोबारा टिकट मिल चुकी है, 10 साल वो सांसद रहता है, 10 साल में कोई ऐसा बड़ा कार्य नहीं किया। हम जब जाते हैं लोगों की राय जानने, तो वो भी यही कहते हैं कि 10 साल में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ जिससे डिवाई को या बुलंदशहर को एक बड़ी सौगात मिले। तो क्या लगता है एजुकेशन को लेकर कि यहाँ पे एक एजुकेशन हब या सेंटर होना चाहिए? बिल्कुल, ये मामले में मैं क्रिटिसाइज भी करना चाहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट को कि हमारे जो लोकल एरिया है, लाइक जिला बुलंदशहर है, इसमें काम होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। कॉलेजेस आने चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस आने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं, अपने ज़िले में रहकर ही, उन्हें बाहर भागना ना पड़े। और अगर ये चीज़ें होंगी तो हमारे यहाँ का डेवलपमेंट होगा। इस बात पे हम क्रिटिसाइज भी करेंगे और आगे आवाज़ भी उठाएंगे कि ये चीज़ हो। जैसे कि आप युवा हैं और एक युवा की सबसे पहली पहल होनी चाहिए अपने क्षेत्र को लेकर, अपने ज़िले को लेकर, एजुकेशन एंड हेल्थ। हेल्थ पर आपकी क्या राय है कि हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कैसे कार्य करता है? क्या यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल प्रॉपर संतुष्ट है। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से मुहैया हो रही हैं यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा? बिल्कुल प्रॉपर हो रही हैं। और साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब से आयुष्मान भारत ये स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में इफ़ इन केस अगर आपके पास कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो आयुष्मान भारत कार्ड के थ्रू। और आप जाकर, फॉर एग्जांपल मैं एक रिच पर्सन हूँ और आप एक गरीब हो, तो सेम मेडिकल में हम इलाज करा सकते हैं। इवन आप पैसे दे रहे हो, आपका इलाज बाद में होगा, मुझे पहले लिया जाए।